इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय या फिर बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय बोल सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट बोल सकते हैं। तीनों की एक ही बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके सामान्य पहलू या इसकी सामान्य जानकारी। उसके बाद में पढ़ेंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति की क्या प्रक्रिया होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां या इसका क्षेत्राधिकार। तो जो ये शुरू वाली तीन बातें हैं, सामान्य पहलू, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, इन तीनों को हम सम्मिलित रूप से संगठन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का संगठन। तो हम यह कह सकते हैं कि इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट का संगठन और इसके कार्य एवं शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की सामान्य बातें या इसका सामान्य पहलू। देखो, भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है। एकीकृत न्याय व्यवस्था पाई जाती है जिसके शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय पाया जाता है। जो ये भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसके शीर्ष पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय भारत में सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे है हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय और इसके नीचे है लोअर कोर्ट यानी कि अधीनस्थ न्यायालय। तो भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है जिसमें सबसे ऊपर कौन है, शीर्ष पर कौन है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय है। अब जो न्यायालय होता है, जो कोर्ट होता है, उसमें न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं। तो जो हमारा मूल संविधान था उसमें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 1+7 यानी कि 8 थी। एक कौन था? मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 7 कौन थे? अन्य न्यायाधीश थे। तो जो मूल संविधान था उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी और वर्तमान में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 33+1 है। एक कौन है? मुख्य न्यायाधीश और 33 कौन है? अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 34 हो सकती है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इस बात का निर्धारण संसद कानून बना करके करती है। जो उच्चतम न्यायालय है इसमें कितने न्यायाधीश होंगे, इस बात का निर्णय संसद कानून बनाकर करती है। और जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम उम्र, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र 65 वर्ष होती है। कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। जब कोई न्यायाधीश 65 वर्ष का हो जाता है तो वह न्यायाधीश के पद से हट जाता है। और यदि आयु के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो इसका समाधान संसद कानून बनाकर करती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र कितनी होती है? 65 वर्ष होती है। न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी 30 साल के व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकता है, 40 साल के व्यक्ति को न्यायाधीश बना सकता है। अधिकतम उम्र 65 है। उसके बाद में कोई भी न्यायाधीश पद पर नहीं रहेगा। न्यूनतम उम्र का कोई उल्लेख नहीं है। अब जो न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते, वेतन व
भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन है और भत्ते हैं उनका निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। संसद वेतन और भत्तों में कमी नहीं कर सकती है, अगर बढ़ोतरी करना चाहे तो कर सकती है। और जो वित्तीय आपातकाल होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में संसद न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकती है, केवल वित्तीय आपातकाल में कटौती हो सकती है। अब जो सामान्य पहलू है उसी में देखते हैं न्यायाधीशों की योग्यता। न्यायाधीशों की योग्यता, न्यायाधीशों की योग्यता। तो देखो, सबसे पहली योग्यता क्या होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता है वह किसी भी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश पद पर रहा हो। दूसरी योग्यता क्या है कि ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बन सकता है जो किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो। या अगर दूसरी योग्यता ना हो तो फिर तीसरी योग्यता होनी चाहिए कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो या वकील रहा हो। तीसरी योग्यता क्या है कि व्यक्ति कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में न्याय अधिवक्ता या वकील रहा हो। और अगर तीसरी भी योग्यता नहीं है तो चौथी योग्यता यह है कि वह राष्ट्रपति की नज़र में एक पारंगत विधिवेता हो, एक कानूनविद हो, कानून का जानकार होना चाहिए। तो जो ये दूसरी, तीसरी और चौथी योग्यता है, इन तीनों में से कोई भी एक योग्यता होनी चाहिए। और पहली योग्यता तो अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हो गई न्यायाधीशों की योग्यता। अब देखते हैं कि न्यायाधीशों की शपथ। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वे शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं, राष्ट्रपति के समक्ष लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो जो मूल संविधान है उसका जो अनुच्छेद 124 है, अनुच्छेद 124 है, उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। अनुच्छेद 124 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेगा। अगर राष्ट्रपति चाहे तो अन्य न्यायाधीशों से भी सलाह ले सकता है, लेकिन यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ये कहाँ पर लिखा गया है? अनुच्छेद 124 में लिखा गया है। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि उच्चतम न्यायालय ने 1993 में अपना एक निर्णय दिया था। क्या दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में नियुक्ति के संबंध में एक निर्णय दिया था और इसमें कहा था कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सलाह से करेगा। क्या निर्णय दिया था कि जो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सलाह से करेगा। और इस कॉलेजियम में कितने लोग होंगे? टोटल 5 न्यायाधीश होंगे। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति एक कॉलेजियम की सलाह से करेगा और इस कॉलेजियम में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे।
इसके बाद में 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और निर्णय दिया और इसमें कहा कि राष्ट्रपति कॉलेजियम की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, और यदि कॉलेजियम वही सलाह फिर से भेज देता है तो राष्ट्रपति को उस न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़ेगी। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह से करता है? कॉलेजियम की सलाह से करता है। और कॉलेजियम में 5 न्यायाधीश होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश। तो यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय के या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहेंगे कि नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और किसकी सलाह से करता है? कॉलेजियम की सलाह से करता है। अब देखते हैं न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रक्रिया संविधान में कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। त्यागपत्र के अलावा राष्ट्रपति अन्य आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति न्यायाधीश को तभी हटाएगा जब हटाने के लिए संसद प्रस्ताव पारित करे। यानी कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से न्यायाधीश को नहीं हटाएगा, बल्कि संसद के कहने पर ही हटाएगा। तो अब देखते हैं कि पूरी की पूरी ये हटाने की प्रक्रिया किस प्रकार की जाती है। तो राष्ट्रपति को हटाने का आधार न्यायाधीश को हटाने के 2 आधार होते हैं। पहला है साबित कदाचार, साबित कदाचार, और दूसरा है असमर्थता या असमर्थता। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। पहला है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता। लेकिन संविधान में इसका डिटेल में वर्णन नहीं किया गया है कि किस प्रकार प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। केवल इतना कहा गया है कि संसद के कहने पर राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। अब जो हटाने की प्रक्रिया है इसके लिए संसद ने एक अधिनियम बनाया है जिसको बोलते हैं न्यायाधीश जांच अधिनियम। न्यायाधीश जांच अधिनियम यह बनाया गया था 1968 में। इस अधिनियम के तहत न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कि कैसी प्रक्रिया है। न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में पहले आ सकता है। पहले लोकसभा में भी आ सकता है और पहले राज्यसभा में भी आ सकता है। यदि प्रस्ताव पहले लोकसभा में आ रहा है तो उस प्रस्ताव पर कम से कम लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में आ रहा है तो उस प्रस्ताव पर 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आ रहा है तो उस पर 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। राज्यसभा के 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, तो न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में भी पहले आ सकता है और राज्यसभा में भी पहले आ सकता है। लोकसभा में आएगा तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव पर, और यदि राज्यसभा में आएगा तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ पर आया? लोकसभा में आया। ये हम मान रहे हैं। हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में भी आ सकता है, तो हम मान रहे हैं कि प्रस्ताव कहाँ पर आया? लोकसभा में आया। और लोकसभा में प्रस्ताव किसके पास जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएगा। और यदि हम
प्रस्ताव को राज्यसभा में लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले राज्यसभा के सभापति के पास जाएगा। अब जब प्रस्ताव लोकसभा में आ गया तो लोकसभा अध्यक्ष के पास दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष चाहे तो प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है। यदि अध्यक्ष प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा तो प्रक्रिया वहीं पर समाप्त हो जाएगी, और यदि अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा तो फिर क्या बनाएगा, जांच आयोग बनाएगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है तो वह एक जांच आयोग का निर्माण करेगा, और इस जांच आयोग में 3 सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों को हटाने के लिए अध्यक्ष जांच आयोग का निर्माण करेगा, और इस जांच आयोग में 3 सदस्य होंगे। पहला है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और मान लो यदि मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो इस मुख्य न्यायाधीश की जगह है सर्वोच्च न्यायालय का कोई दूसरा न्यायाधीश शामिल हो जाएगा। और दूसरा है किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। और तीसरा सदस्य होगा कोई भी पारंगत विधिवेता या न्यायविद, जिसको कानून और संविधान की जानकारी हो, तीसरा सदस्य वो शामिल होगा। और यदि मान लो प्रस्ताव राज्यसभा में जाता तो भी सभापति एक जांच आयोग का निर्माण करता जिसमें ये 3 सदस्य शामिल होते। अब जो ये जांच आयोग है इसके सामने न्यायाधीश स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज सकता है। और यदि यह जांच आयोग न्यायाधीश को दोषी पाता है तो फिर प्रक्रिया आगे चलती है, लोकसभा में चर्चा और मतदान होता है। और यदि लोकसभा इस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देती है, यदि लोकसभा हटाने के प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो फिर यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। और यदि राज्यसभा भी इसको विशेष बहुमत से पारित कर देती है तो फिर प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा, और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करते ही न्यायाधीश पद से हट जाएगा। तो ये होगी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है। और जो ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको भी हटाया जाता है। तो ये हो गई न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया। अब देखते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के कार्य एवं शक्तियां, कार्य एवं शक्तियां, या इसको हम क्षेत्राधिकार भी बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार। अब जो क्षेत्राधिकार है उसमें देखो, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। सबसे पहला क्षेत्राधिकार है वो है मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार देखो, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, मूल, मूल का मतलब होता है बिल्कुल जड़, यानी कि केवल और केवल यह काम सुप्रीम कोर्ट ही करेगा और कोई अन्य कोर्ट नहीं करेगा। तो मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है कि ऐसे मामले जो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं या सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जिनकी सुनवाई कर सकता है। मूल क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में हो सकती है। ये जो मूल क्षेत्राधिकार है ये भी 2 प्रकार का होता है। पहला है एकल क्षेत्राधिकार, एकल क्षेत्राधिकार, और दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार, समवर्ती क्षेत्राधिकार।
तो सबसे पहले देखते हैं एकल क्षेत्राधिकार। एकल क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसे मामले जो केवल और केवल सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं, केवल सुप्रीम कोर्ट ही उनकी सुनवाई कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अन्य न्यायालय इनकी सुनवाई नहीं कर सकता है। एकल क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट नहीं कर सकता। जैसे केंद्र राज्य के बीच विवाद, केंद्र राज्य के बीच विवाद। दूसरा, राज्य राज्य के बीच विवाद, राज्य राज्य के बीच विवाद। और तीसरा है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले। ये जो 3 मामले होते हैं ये एकल क्षेत्राधिकार में आते हैं। इनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय करता है, केवल सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट इनकी सुनवाई नहीं करेगा। इसको बोलते हैं एकल क्षेत्राधिकार। और हमारा दूसरा कौन सा है? दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय में भी की जा सकती है। समवर्ती क्षेत्राधिकार में ऐसे मामले आते हैं जो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों में इनकी सुनवाई हो सकती है। उसको बोलते हैं समवर्ती क्षेत्राधिकार। जैसे मूल अधिकारों से संबंधित मामले, मूल अधिकारों से संबंधित मामले होते हैं, उनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है और सीधे हाई कोर्ट में भी की जा सकती है। तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है वो 2 प्रकार का होता है, एकल और समवर्ती। एकल में जो मामले होते हैं वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट सुनता है, समवर्ती में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों सुन सकते हैं। ये हो गया पहला क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। अब दूसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार। दूसरा है परामर्शी क्षेत्राधिकार। परामर्शी क्षेत्राधिकार और ये आता है अनुच्छेद 143 के तहत 143। अनुच्छेद याद रखना आपके लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, अगर याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो परामर्शी क्षेत्राधिकार होता है इसके तहत राष्ट्रपति संविधान के बारे में या किसी कानून के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से या उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है या परामर्श मांग सकता है। जो परामर्शी क्षेत्राधिकार है वो 2 प्रकार का होता है। पहला है अनुच्छेद 143(1) में और दूसरा है अनुच्छेद 143(2) में। अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी तथ्य, कानून या संविधान के बारे में सुप्रीम कोर्ट से यानी कि सर्वोच्च न्यायालय से कोई भी सलाह मांग सकता है। इस मामले में न तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है और न ही राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। 143(2) है, इसमें ऐसे संधि या समझौते जो संविधान के लागू होने से पहले के हैं, ऐसे मामलों के संदर्भ में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है लेकिन राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। तो जो 143(1) है इसमें न ही तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है और न ही राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है।
लेकिन जो 143(2) है इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य होता है, लेकिन राष्ट्रपति सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये हो गया परामर्शी क्षेत्राधिकार। अब तीसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है जो हाई कोर्ट है, अगर वो कोई निर्णय सुनाता है और इससे कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। यानी कि किसी भी प्रकार का मामला हो, उसकी अंतिम अपील कहाँ पर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले सुने जाते हैं उनमें अधिकांश मामले अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। अब जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है उसमें 4 प्रकार के मामले शामिल होते हैं। 4 प्रकार के मामले शामिल होते हैं। पहला है संवैधानिक मामले। संवैधानिक मामले। दूसरे हैं दीवानी या सिविल मामले और तीसरा है फौजदारी या क्रिमिनल मामले और चौथा है विशेष अनुमति याचिका। अपीलीय क्षेत्राधिकार में ये 4 प्रकार के मामले शामिल होते हैं। अब ये जो 4 प्रकार के मामले हैं इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं संवैधानिक मामले। जो संवैधानिक मामले होते हैं इनकी अंतिम सुनवाई हाई कोर्ट में की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जो संवैधानिक मामले होते हैं इनकी सुनवाई हाई कोर्ट भी करता है और सुप्रीम कोर्ट भी करता है। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने कोई संवैधानिक मामले में निर्णय दिया है और याचिका दायर करने वाला उस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। इसके अलावा यदि जो हाई कोर्ट है, जो उच्च न्यायालय होता है, अगर वो यह प्रमाणित कर दे कि जो ये मामला है ये संवैधानिक मामला है और उच्चतम न्यायालय के सुने जाने के योग्य है, तो भी उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई करता है। तो जो संवैधानिक मामले हैं उनकी अंतिम सुनवाई कहाँ पर होती है? उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में होती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो संवैधानिक मामलों की सुनवाई संविधान पीठ बना करके करता है। उच्चतम न्यायालय संवैधानिक मामलों की सुनवाई संविधान पीठ बनाकर करता है और इस संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश अवश्य होते हैं और न्यायाधीशों की संख्या विषम रखी जाती है ताकि निर्णय हो सके। अगर सम रखेंगे तो आधे एक तरफ हो गए और आधे एक तरफ हो गए तो फिर उसका निर्णय नहीं हो पाएगा। इसलिए संवैधानिक पीठ में न्यायाधीशों की संख्या विषम रखी जाती है और कम से कम 5 न्यायाधीश तो होने ही चाहिए। अभी तक सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ केशवानंद भारती मामले में बनाई गई थी। केशवानंद भारती मामला कब था? ये 1973 में। इसमें आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ बनाई गई थी जिसमें 13 न्यायाधीश शामिल थे। कितने न्यायाधीश थे? 13 न्यायाधीश शामिल थे। तो ये हो गए संवैधानिक मामले। अब अपीलीय क्षेत्राधिकार में दूसरे प्रकार के मामले होते हैं सिविल मामले या दीवानी मामले। सिविल मामले, तो सिविल मामलों की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। जैसे सिविल मामले कौन से होते हैं? जैसे विवाह है, तलाक, उत्तराधिकार, ये सारे मामले किस में आते हैं? सिविल मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो इनकी अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में यानी कि उच्चतम न्यायालय में
होती है, लेकिन ऐसे मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते हैं। पहले कहाँ पर जाते हैं? अधीनस्थ न्यायालय में जाते हैं, यानी कि लोअर कोर्ट में जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय से कहाँ पर जाते हैं? फिर जाते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर अंत में कहाँ जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में जाते हैं। तो ये हो गए सिविल मामले। तीसरा है फौजदारी मामले। तीसरा है फौजदारी मामले, या इसको बोलते हैं क्रिमिनल मामले। जैसे किसी की हत्या कर दी, या फिर बलात्कार हो गया, या चोरी हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, ये सारे मामले किस में आते हैं? फौजदारी मामलों में आते हैं। तो फौजदारी मामलों की भी अंतिम अपील कहाँ पर होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ऐसे दो मामले होते हैं जिनमें ऐसे मतलब फौजदारी मामलों में ऐसी दो परिस्थितियां होती हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अवश्य सुनवाई करता है। पहली बात तो ये है कि यदि हाई कोर्ट ये बोल दे कि जो ये मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के सुने जाने के योग्य है, तो ऐसे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अवश्य करता है। और दूसरी कंडीशन ये है कि यदि जो हाई कोर्ट है उसने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है, क्या दे दिया है? मृत्युदंड दे दिया है, मौत की सजा सुना दी है, तो ऐसे मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अवश्य करता है। फौजदारी मामलों में दो प्रकार के मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अवश्य करता है। पहला तो यह है कि यदि हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के सुने जाने के योग्य है। दूसरा, यदि हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दी है तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अवश्य की जाती है। ठीक है, ये हो गया तीसरा मामला। अपीलीय क्षेत्राधिकार में चौथा मामला है विशेष अनुमति द्वारा अपील। विशेष अनुमति द्वारा अपील, अनुमति द्वारा अपील, या इसको ये बोल सकते हैं विशेष अनुमति याचिका। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का ऐसा क्षेत्राधिकार है जो दूसरे क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। मान लो यदि कोई ऐसा मामला है जो अलग अलग हाई कोर्ट में चल रहा है, अलग अलग उच्च न्यायालयों में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को विशेष अनुमति दे सकता है कि वो ऐसी याचिका डाल सके कि जो जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें जितने भी मामले चल रहे हैं उनको एक साथ सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए। यदि एक जैसे मामले अलग अलग उच्च न्यायालयों में चल रहे हैं तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट उन सभी मामलों को अपने पास मंगवा सकता है। उसको बोलते हैं विशेष अनुमति द्वारा याचिका या विशेष अनुमति द्वारा अपील। लेकिन सैन्य मामलों के संदर्भ में विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की जा सकती है। तो ये हो गया तीसरा क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। चौथा है अभिलेख न्यायालय की शक्ति या अभिलेख का न्यायालय। अभिलेख का न्यायालय, अभिलेख का मतलब होता है रिकॉर्ड। क्या होता है? रिकॉर्ड। संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना गया है। अब अभिलेख न्यायालय क्या होता है वो बात समझते हैं। अभिलेख न्यायालय में दो बातें शामिल होती हैं। पहला तो है कि जो अभिलेख न्यायालय होता है उसकी जो कार्यवाहियाँ होती हैं, कार्यवाहियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? लिखित होती हैं, लिखित रूप में होती हैं। और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो निचले न्यायालय होते हैं, उनमें साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं, साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं। तो जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उन दोनों की कार्यवाहियाँ लिखित होती हैं
और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं। अभिलेख न्यायालय में दूसरी बात होती है कि ऐसे न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं, अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। देखो, अपनी अवमानना के लिए दंड तो कोई भी न्यायालय दे सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। लेकिन अभिलेख न्यायालय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो ये है कि ऐसे न्यायालय की कार्यवाहियाँ लिखित रूप में होती हैं और जो नीचे के न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनमें साक्ष्य के रूप में स्वीकार की जाती हैं। ये हो गया अभिलेख न्यायालय। अब पांचवी शक्ति है, वो है अपनी अवमानना के लिए दंड देना, अपनी अवमानना के लिए दंड देना, के लिए दंड देना। जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है। संविधान में अवमानना के लिए कितना दंड दिया जाएगा, अवमानना क्या होती है, इन चीज़ों को परिभाषित नहीं किया गया है, इनके बारे में नहीं बताया गया है। इसके लिए 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम बनाया गया है। 1971 में न्यायालय अवमानना अधिनियम बनाया गया, जिसके तहत अवमानना को परिभाषित किया गया है और अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना करता है तो उसके लिए 2000 रुपये का आर्थिक दंड हो सकता है, 2000 रुपये का आर्थिक दंड हो सकता है, या 6 महीने की जेल हो सकती है, या ये दोनों बातें भी हो सकती हैं। अब जो न्यायालय की अवमानना है वो 2 प्रकार की होती है। न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है। पहली है सिविल अवमानना, सिविल अवमानना, और दूसरी है फौजदारी या क्रिमिनल अवमानना। सिविल अवमानना का मतलब होता है अगर हम न्यायालय में कोई वचन देते हैं उसको भंग करना, या न्यायालय हमें कोई आदेश देता है, कोई निर्देश देता है और हम उसको ना माने, उसको बोलते हैं सिविल अवमानना। फौजदारी अवमानना का मतलब होता है हम ऐसी बातों का प्रकाशन करें, ऐसी बातें लिखें या अपने मुंह से बोलें जो न्यायालय की अनुचित निंदा करती हों, या फिर न्यायालय के जो कार्य होते हैं उनमें बाधा उत्पन्न होती हो। तो ऐसे कार्यों को, ऐसे प्रकाशन को हम फौजदारी अवमानना कहते हैं। तो न्यायालय की अवमानना 2 प्रकार की होती है, सिविल और फौजदारी। ये हो गए 5वां कार्य। छठा है मूल अधिकारों की रक्षा करना। सुप्रीम कोर्ट का छठा कार्य है मूल अधिकारों की रक्षा करना। यदि जो संविधान है उसमें मूल अधिकारों का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को माना गया है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति को उपचार प्रदान कराता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 32 को बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि अनुच्छेद 32 के बारे में इससे ज़्यादा जानना है तो आप मूल अधिकारों वाला टॉपिक देख सकते हैं। तो मूल अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये हो गया छठा कार्य। 7वां है संविधान की रक्षा करना। संविधान की
रक्षा करना। संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट को माना गया है। संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ही संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है। यानी कि संविधान की व्याख्या कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। और व्याख्या कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। और रक्षा भी कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब रक्षा किस प्रकार